जय हिंद आप सभी को और आज पाठशाला एक मुहिम लेकर चल रहा है, एक अभियान लेकर चल रहा है जहां ये वादे हैं कि क्लास 12 के हर बच्चे को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। दहाड़ बैच एक स्टार्ट किया गया है और उसी प्रक्रिया में ये अभियान जो यूट्यूब पे चल रहा है, जहां हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू, शॉर्ट लॉन्ग, इन सारे चीज़ों का विवरण आपको यूट्यूब में देखने को मिलता है हमारे साथ। और आज ये सोमवार का दिन, और इस सोमवार के दिन में सबसे पहला जो अभियान की शुरुआत की गई है वो इतिहास के साथ की गई है। राजा, किसान और नगर, किंग, फार्मर्स एंड टाउन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए हम लोग जाएंगे। तो ज़्यादा समय को व्यतीत ना करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत कीमती है समय। सबसे पहली बात ये बता दी कि जिन्होंने भी इस चैप्टर को नहीं समझा है प्लीज़ दहाड़ बैच पे जाएं, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले और वहाँ से आप वन शॉट पूरे इस चैप्टर का कर सकते हैं हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मुहिम है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ये देखने को मिलता है तो उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी एक सिस्टम थोड़ी सी हैंग कर गई, लगता है ठंड आ रहा है इस कारण से, लेकिन सबसे पहले अगर मुलाकात होती है हमारी तो वो लघु उत्तरीय प्रश्न से, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भैया इस चैप्टर से। इस चैप्टर से लगभग 15 से 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो क्यों ना इस 15 से 20 नंबर हम लोग आसानी से ले आएँ। और जो लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखें इस चैप्टर का वो प्लीज़ जा करके ऑब्जेक्टिव जा करके पहले देख लो, एमसीक्यू जाके देख लो। सारे क्वेश्चन निचोड़ करके लाया गया है, एकदम फिल्टर करके लाया है, एकदम छांक करके लाया गया है। ज़्यादा समय को व्यतीत नहीं करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, बहुत इजी पूछता है, बस आपकी लिखावट सही करनी है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय महाजनपदा? ठीक है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला प्रश्न 2017, 20, 24, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बिहार बोर्ड का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोगों ने बात किया इस चैप्टर पे कि वैदिक काल में जब आर्य का आगमन हो रहा है, यहाँ पे वेदों की रचना हो रही है, यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व में लोहे का खोज हो रहा है और उस लोहे के खोज के बाद कृषि बहुत ऊपर बढ़ रहा है, कृषि बहुत विकास कर रहा है और इस कारण से बहुत सारे जनपद मिल के एक जगह पे रहते हैं, उसी को महाजनपद कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने यही बातों को देखा है। तो सिंपल सी बात है कि जहां पर सब कोई एक साथ, पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पूरी राजनीतिक गतिविधियां अगर एक साथ आती हुई नजर आती हो तो उसे महाजनपद कहते हैं। महाजनपद की शुरुआत 6वीं ईसा पूर्व से देखने को मिलती है, 6th सेंचुरी BC से हमें देखने को मिलता है महाजनपद का निर्माण हो रहा है। तो सबसे जो कि सवाल पूछा गया तो वही सवाल है कि 6th सेंचुरी BC पूरे देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें हम महाजनपद कहते हैं। जब सारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जब बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल लैंडस्केप एक ही साथ जुड़ जाते हैं, सारे स्टेट्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम महाजनपद कहते हैं। इट इमर्ज इन 6th सेंचुरी BC, इसका अस्तित्व हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिलता है और इसी को हम महाजनपद कहते हैं। और टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, इन दोनों में हमें टोटल महाजनपद कितने देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तुमसे ये सवाल है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? प्लीज कमेंट में एक और बताओ कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तुम्हारे लिए सवाल था, प्लीज कमेंट करके इसको बताना। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फाहियान कौन था? वह भारत कब आया? Who was फाहियान? When did he came to India? फाहियान हम लोगों को पता है, हमारे NCERT के एक ब्लॉक में, एक स्रोत में, एक सोर्स में फाहियान का जिक्र देखने को मिलता है। और फाहियान एक चीनी यात्री था, ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर। फाहियान कौन थे? एक चाइनीज ट्रैवलर थे। वो विजिट कब किए हैं इंडिया? इन 5th सेंचुरी, वो 5वीं सदी में, जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा है। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा है, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्हीं के शासनकाल में हमें कौन देखने को मिलते हैं? फाहियान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फाहियान एक चीनी यात्री हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में ये आते हैं। बहुत ही इजी सवाल था। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वही सेम रिपीटेड सवाल है। आते हैं चौथे नंबर पे। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मणी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? दूसरा सवाल आप ही से यही है कि अशोक ने
ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल कहाँ पर किया है और खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल कहाँ पर किया है? तो पहला सवाल, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? दूसरा सवाल, अशोक ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है, किस क्षेत्र में किनका इस्तेमाल किया गया है, ये भी आपको जवाब देना है। आते हैं ब्राह्मणी लिपि और इसमें अंतर, वन शॉट में साफ तौर से लिखा गया था। ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में अंतर क्या है? ब्राह्मणी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, ब्राह्मणी लिपि रिटन मीन लेफ्ट टू राइट। शॉर्ट नंबर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन तभी टाइम नहीं लिख पाओगे। इसी कारण से कहते हैं सब्जेक्टिव को प्लीज देखो, थोड़ा ऐड ऑन कर लेना, लेकिन इस चीज को पॉइंट यही पूछ रहा है, इसको पक्का लिख करके आना है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था, खरोष्ठी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ब्राह्मणी लेफ्ट से राइट और खरोष्ठी राइट से लेफ्ट, तो ये चीज को ध्यान रखना है अपना कॉपी में। आते हैं 5वें नंबर की तरफ, गुप्त काल की 2 अभिलेखों का नाम लिखें। राइट द नेम्स ऑफ 2 इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुप्ता पीरियड। तीसरा सवाल आपसे, तीसरा सवाल याद रखना है। पहला सवाल क्या है सर? पहला सवाल है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा है? दूसरा सवाल हमारे पास क्या था? ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल अशोक ने किन किन जगहों पर किया है, ठीक है, किन जगहों पे ब्राह्मणी और किन जगहों पे खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा सवाल तुम्हारे लिए जो कमेंट तुमको करना है वो क्या है कि गुप्त शासन काल के संस्थापक कौन, गुप्त शासन काल के गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बिना गूगल किए तुमको आंसर करना है। आते हैं यहाँ 2 अभिलेखों की बात की जा रही है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख याद होगा, हरिसेन, ठीक है, याद होगा समुद्रगुप्त, और दूसरा तुम्हारा जूनागढ़ अभिलेख। बस यहाँ पे अभिलेख का जिक्र करने के लिए कहा गया, यहाँ बोला गया कि नहीं 2 अभिलेखों का जिक्र करें, तो हमारे पास 2 अभिलेख साफ तौर से देखने को मिलते हैं, एक प्रयाग प्रशस्ति, एक जूनागढ़, ठीक है। तो ध्यान रखना है 2 मैन इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड, एक प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन और दूसरा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सवाल, सिर्फ थोड़ा मोड़ा आपको देखना है। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख सूत्रों का नाम बताएं। नाम द मेजर सोर्स ऑफ द मौर्यन हिस्ट्री। स्रोत पता ही है किसे कहते हैं? स्रोत मतलब क्या होता है? जिसके जरिए आप जान पा रहे हैं। जैसे आप आर्ट्स पास सालों को किसी सोर्स के तहत जान पाए होंगे, जैसे कि हमको आप किसी एक सोर्स से जान पाए होंगे, शायद वो यूट्यूब रहा हो, शायद आप हमसे ऑफलाइन पढ़े हो, शायद आपको कोई बताया हो कि इंसान बढ़िया है, तो ये आपके लिए स्रोत है। और यही स्रोत अगर गलत हो जाता है, यही स्रोत अगर कोई बोल दे कि यार ये इंसान क्या हो हमको पता है, तो फिर वो स्रोत भी गलत हो सकता है। स्रोत वही होता है जिससे आप जान रहे हैं पूरे चैप्टर को। हम लोग मौर्यन साम्राज्य को कैसे समझ पाए, उनके स्रोतों को लिखना है। कैसे आखिरकार मौर्य साम्राज्य हमारे अस्तित्व में आ पाया, उन चीजों को लिखना है। तो यहाँ पे स्रोत क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला स्रोत मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका, और उस इंडिका किताब में भी हमें देखने को मिलता है। तो याद ही होगा आई थिंक सारे बच्चों को, इंडिका और एक कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य भी कह के पुकारते हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्र भी लिखा गया है। तो बहुत सारे मेजर सोर्स हैं। सबसे पहला क्या हमें सोर्स देखने को मिलता है कि एक किताब है इंडिका विच वाज रिटन बाय ग्रीक एम्बेसडर, यूनानी जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक राजदूत है, एक एम्बेसडर है जिसका नाम है मेगास्थनीज। तो सबसे पहला मेगास्थनीज। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है? अशोक द्वारा लिखाया गया अभिलेख, जैसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया है, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देखने को मिलती है। फिर तीसरा क्या है? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनके द्वारा एक किताब लिखा गया अर्थशास्त्र, इसमें भी हमें मौर्य शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा स्रोत। और चौथा स्रोत बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये भी हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने के लिए सहायक हैं। बुद्ध लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर, ये भी हमारे पास 2 किताबें देखने को मिलती है। बड़ा इजी सवाल है, ऐसे ही पूछेंगे, आपको बनाना है, सिंपल सा। आ जाओ 7वें नंबर की तरफ। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य का वर्णन करिए। डिस्क्राइब आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, 2019 का सवाल है। ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं अभी लगता है कि यार क्या ही देखना, बड़ा इजी है, हो जाएगा, लेकिन जब तुम एग्जाम सेंटर पे जाकर के बैठते हो तब तुम भूल जाते हो। इसी कारण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारे क्वेश्चन को एक बार बारीक नज़र से देख लो। 7वें नंबर पे आते हैं। मौर्यकालीन की स्थापत्य कला, क्या क्या कला है? स्तूप, गुफाएं और स्तंभ का निर्माण कराया गया है, बहुत बड़ी बात है। स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया, जो हम लोग 4थे चैप्टर में पूरी इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्या है स्तूप, क्यों बनाया गया। यहाँ पे हमें गुफाएं देखने को मिलते हैं, स्तूपास देखने को मिलते हैं, केव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारे पिलर्स भी देखने को मिलते हैं। ये कला है। और मौर्यकाल में कला और स्थापित अशोक का काफी योगदान है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई कंट्रीब्यूट किया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो सबसे ज्यादा कौन है? वो अशोका है। अशोका के द्वारा ही ये पूरी कला और स्थापत्य को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया गया है, बहुत संरक्षण मिला है इनको ताकि ये बहुत आगे तक बढ़ पाए, पैट्रोनेज दिए राजा जिस कारण से ये बहुत आगे बढ़ पाया है। अशोक ने कुल 84,000 अशोक जो है कुल मिलाकर के 84,000 स्तूपास बनाए हुए हैं। अशोक सारनाथ में एक स्तंभ का भी निर्माण करवाते हैं। अशोक जो एक पिलर बनाए हुए हैं सारनाथ में। तो खुद में सोचो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पैट्रोनेज दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये कला और वास्तुकला का संरक्षण अशोक के द्वारा दिया जा रहा है, जिस कारण से इस समय में साम्राज्य बहुत फली फूली थी। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अशोका धम्म? प्लीज इसमें मत चले जाना कि 261 ईसा पूर्व 261 BCE में बुद्धा के द्वारा अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद धम्म को अपना लिया। कलिंग जो है वर्तमान समय उड़ीसा में है। नो, नहीं जाना है। सवाल शॉर्ट है, सवाल शॉर्ट में पूछा गया, तुमको 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ सिंपल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अशोका धम्म? 2013-2014 में सवाल पूछा गया है। तो क्या है आखिरकार देख लो। अशोक द्वारा बताया गया कुछ नैतिक सिद्धांत और सामाजिक नियमों का संकलन क्या कहलाता है? धम्म कहलाता है। 2 चीज याद रखना है, एथिकल प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रोपाउंड बाय अशोका। सोसाइटी में कैसे रहना है इस चीजों को, इसके रूल्स रेगुलेशन को अशोका बताए हैं। यहाँ के एथिकल प्रिंसिपल्स को अशोका बताए हैं। सॉरी, इसका मतलब क्या है कि आपको जिंदगी कैसे जीना है, एक मॉरल क्या है आपके अंदर। अगर आप एक इंसान है तो आपको किस भांति अपनी जिंदगी को निभाना है, इस चीज का जिक्र अशोका अपने धम्म में कहते हैं। धम्म में सभी धर्मों को अच्छी बातों का सार था, सारे चीजों की अच्छी चीजों का सार। अरे हर धर्म तुमको यही सिखाता है जो अशोका का धम्म कहता है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करो, अपने कार्य पर ध्यान दो, दूसरे का रिस्पेक्ट करो, दूसरे धर्म का इज्जत करो। सब धर्म तुमको यही सिखा रहा है, कोई मार काट तुमको नहीं सिखा रहा, कोई भी नहीं। तो धम्म इसी चीज में सारे चीजों का अच्छा संकलन था। इसमें बोला गया है बड़ों का आदर करना, इसमें बोला गया है सारे गुड थिंग्स है रिलीजियंस के। इसमें कहा गया है कि रिस्पेक्ट करो एल्डर्स का, जेनरसिटी टुवर्ड्स सर्वेंट्स, नौकर के प्रति दयालुतापन रखो, ठीक है, थोड़ा दयालुतापन रखो, उदार व्यवहार रखो, दूसरे संप्रदायों के प्रति आदर रखो, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट करो दूसरे सेक्ट का भी। तो यही सारी चीज अशोक के धम्म में कहे गए थे। और प्लीज अपने कॉपी में भी इन सारी चीजों का तुमको जिक्र करना ही करना है। हाँ, अशोक के धम्म के बारे में ध्यान रखना। आते हैं गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विकास डालिए। तो क्या क्या है देखते हैं। वारमिहार गुप्त कला के महान खगोल शास्त्री से सबसे पहला तुमको पॉइंट यही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे गुप्तास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात किया जा रहा है। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। गोल्डन पीरियड, इंडिया का गोल्डन पीरियड कौन से डायनेस्टी को कहा जा रहा है? तो ध्यान रखना है, सबसे पहले यही बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि ब्रह्मा एरा जो है वो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर है गुप्ता पीरियड में। तो कितना दूर तक साइंस एंड आज जाएगा खुद में सोचो। वह महीर जो है वो बृहद संहिता एक ग्रंथ भी लिखते हैं। तो सोचो यहाँ पर लिटरेचर को भी कितना साथ मिल रहा है। यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, बताया गया कि मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ब्रह्महीर के द्वारा लिखा गया किताब है। इस ग्रंथ में इस चीज का भी जिक्र देखने को मिलता है। सोचो साइंस विज्ञान कितना दूर तक पहुंच चुका था। आगे इसमें आर्यभट्ट का भी उल्लेख आवश्यक है, जिसने शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट को भी तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम कह सकते हो कि आर्यभट्ट जो हैं वो डेवलप किए हैं जीरो और डेसिमल सिस्टम्स। मैथमेटिक्स कितना दूर जा रहा है, साइंस कितना दूर जा रहा है, टेक्नोलॉजी कितना दूर जा रहा है गुप्ता पीरियड के समय काल में, गुप्तकालीन साम्राज्य में ये कितना वर्चस्व तक पहुंचा हुआ है, खुद में सोचो। 10वें नंबर की तरफ आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को उपाधि का वर्णन करें। क्या क्या उपाधि मिले देखिए, चाहे अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। इन्होंने जो उपलब्धियां धारण की, उन उपलब्धियों को जिक्र करना है, उनके अचीवमेंट्स को तुमको बताना है। तो सबसे पहली बात तो चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य सबसे पावरफुल एम्परर है, सबसे पावरफुल सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर है गुप्ता डायनेस्टी में। उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, उनको विक्रमादित्य कह के भी लोग पुकारते थे। इन्होंने साका और खातिया वार्स को क्या किया है, हेल्प किए हैं वाकतकास से, ठीक है। चंद्रगुप्त शासन काल को स्वर्णयुग देखो, उन्होंने वातकाओं की सहायता की, खाड़वाड़ शासकों और शकों का अंत किया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है,
यही अचीवमेंट को तुमको लिखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके समय में ही गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग भी कहते हैं। चंद्रगुप्त के टाइम पे तुमको देखने को मिलेगा पैट्रोनेज मिला है, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का पैट्रोनेज मिला है, बड़े बड़े लोग राज दरबार में रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर थी इनके समय में। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न भी रहते थे, ठीक है। इन 9 रत्न में कौन कौन लोग थे प्लीज लिख देना कि 9 रत्न में कौन कौन लोग हैं, ये तुमको कमेंट करके बताना है कौन है वो 9 रत्न जो यहाँ पर विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चीनी यात्री फाहियान जो है वो भी इनके दरबार में आया है, ये पॉइंट को तुमको लिख देना है गुप्ता सेंचुरी के पीरियड में। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तुमको यही देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड का। तो इतने सारे हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर किया है। प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने कॉपी में भी तुम खुद से क्वेश्चंस लिखने का काम किया करो, जो तुमको क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है। एक बारी देखने के बाद फिर से तुम खुद से तैयार करो सारे क्वेश्चंस को, और एक बार एग्जाम में जा करके देखना तुमसे वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और ऐसा तुम्हारा प्रैक्टिस ऑलरेडी किया हुआ रहेगा। फिर से बता दे, कमेंट में तुमको सबसे पहले क्या लिखना है, कमेंट में सबसे पहले लिखना है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। दूसरा सवाल भी याद करो, हम लोगों ने ऑलरेडी दे चुका है, जैसे कि जो लिपि है खरोष्ठी और ब्राह्मणी, इनको किन किन जगह पर इस्तेमाल किया गया, किस जगह पर खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल किए हैं अशोक। तीसरा सवाल तो तुमको हम पहले ही बता दिए थे, याद करो कि स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम लोग ऑलरेडी पीछे दे चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। आते हैं दीर्घ उत्तरीय, जो तुमको बहुत सारे नंबर बटोर करके ला करके देंगे। सबसे पहला सवाल है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, निबंध लिखें। बहुत नंबर मिलेगा तुमको इससे। राइट एन एसे इंपॉर्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री रिटर्न्स। क्यों जरूरी है इतिहास लेखन, क्यों जरूरी है कि कोई राजा कोई अभिलेख इंस्क्रिप्शन को लिखे, आखिर का इससे फायदा क्या होता है। तो इससे यही फायदा है, इतिहास लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, पत्थर धातु और मिट्टी के बर्तन पे हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ क्राफ्ट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग किसी स्लेब्स के ऊपर, जैसे कि एक इनकाब करते हैं किसके ऊपर, देखो हार्ड सरफेस में स्टोन, मेटल और पोट्री, इन सब के ऊपर लिखते हैं, कार्ड करवाते हैं, ताकि ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रह जाए, आने वाली पीढ़ियां भी इनको पढ़ करके इतिहास के बारे में समझ पाएँ। इसलिए इन सारी चीज़ों का किया जाता है। अभिलेखों का महत्व क्यों जरूरी है, राजाओं के क्रियाकलाप और उपलब्धियों के लिए। राजा अपने बारे में सारे एक्टिविटीज़ को बताता है कि हम लोगों ने क्या कुछ किया है, इसके लिए। दूसरा चीज़, राजा अपने अचीवमेंट्स, राजा अपने थॉट्स को बताता है कि मेरा ये उपलब्धि है, हमने ये सारा कुछ को धारण किया, इन सारे अचीवमेंट्स को किया है, और साथ ही साथ हमारा विचार क्या है, हम जनता के प्रति क्या सोच रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो लोग काप्ट करवाते थे, लिखवाते थे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। आते हैं दान और संस्थागत जानकारी, ये भी चीज़ था। डोनेशन, इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन, मतलब राजा किसी चीज़ को अगर दान करता है, अगर कोई चीज़ दे रहा है राजा, तो उस राजा कहाँ पे बताएगा। जैसे आज के समय में मान लो कोई इंसान कुछ दान करता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सारे चीज़ों पे डालता है। इस समय में कैसे पता चलेगा कि कोई दान कर रहा है, इसके लिए लोग इंस्क्रिप्शन अभिलेख पे लिखवाते थे, ठीक। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों को जो धार्मिक संस्थानों में दिए गए दान का ब्यौरा भी हमें उसी अभिलेख से देखने को मिलता है। कोई भी आदमी डोनेशन वगैरह देता था, मैन एंड फीमेल, किसी भी रिलीजियस धार्मिक जगहों पर, तो उसका भी अभिलेख में ही ब्यौरा देखने को मिलता है, वहीं पे लिखा हुआ था। काल निर्धारण, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। डेटिंग, मतलब इंस्क्रिप्शन हमको ये भी बताती है कि इस किस समय में कौन राजा रहे होंगे, ये हमको अभिलेख, ये हमको इंस्क्रिप्शन ही बताता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुपुर्द किया जा सकता है। मतलब कि अगर तुमको किसी भी समय का डेट याद रखना है कि अशोका कब थे, ये कब आए, तो इन सारी चीज़ों का वर्णन हमको इंस्क्रिप्शन अगर लिखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। जैसे अगर तुमको देखने को मिलता है, हम लोग कह रहे हैं 261 ईसा पूर्व में ही कलिंग का युद्ध लड़ा गया, क्यों? क्योंकि हमको इंस्क्रिप्शन मिला है, उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इस कारण से काल निर्धारण का भी एक हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं अपने अभिलेखों के बारे में। और क्या क्या है, इतिहास का आधार, ठीक, मतलब बेसिस ऑफ हिस्ट्री। हम लोग को हिस्ट्री का सारा चीज, सारा रिकॉर्ड, सब चीज के बारे में जानकारी अभिलेखों से ही मिलती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन पीरियड। एक तुम उदाहरण भी दे दोगे, मौर्यकालीन उदाहरण। तुम यहाँ पे कहोगे हमें अशोक के धम्म मिले हैं, ठीक है, वी गेट अशोका धम्मास। हमको पता ये चला है कि उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया, हमको ये पता चलता है कि उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। सब की जानकारी
अगर इतिहास लेखन नहीं होता तो पता नहीं चल पाता। इसी कारण से ज़रूरी है वो सारा कुछ जो हमको मिलता है। मानवता के लिए वो बात किए हैं, ध्यान रखो। वो बात कर रहे थे क्या, वो बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी का, वो बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेट करो धम्मा का, वो बात कर रहे हैं कि हम बुद्धा के आइडियोलॉजी को फैलाना चाहते हैं। ये सब चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सिर्फ और सिर्फ अभिलेखों से मिलती है। इस कारण से हमारे लिए इतिहास लेखन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आर्कोलॉजिकल सोर्स है, अगर कोई पुरातत्विक सोर्स है तो वो क्या है? वो अभिलेख है। कितना सिंपल, 2-3 पॉइंट लिख करके उसको कंक्लूड कर देना है, सजा देना है और तुमको एग्जामिनर आंख बंद करके नंबर दे देगा। तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ उसको अच्छा बनाना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मगध साम्राज्य का उत्थान क्यों हुआ? Why are the reasons for the rise of Magad Empire? सारे महाजनपदों में अगर मगध महाजनपद अपने आप को बहुत पावरफुल घोषित कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है? याद होगा, एलिफेंट, जंगल थी, इस कारण से हाथी यहाँ पर अवेलेबल थे। युद्ध कोई भी हुआ, कोई भी बैटल्स हुए, मगध जीत रहे थे। आयरन एबिलिटी थी क्योंकि झारखंड और बिहार का एरिया कंबाइंड था और मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, आयरन बहुत ज़्यादा थे, इस कारण से वेपन्स बहुत अच्छा बना, हथियार बहुत अच्छे बने, इस कारण से ये। तीसरा, सोन नदी, गंगा नदी, इन सारे के किनारे हमें देखने को मिलता है ये मगध साम्राज्य। पुनपुन नदी के किनारे अगर मगध साम्राज्य बन रहा है तो यहाँ पे संचार, यहाँ पे कम्युनिकेशन, रिवर लाइन के कारण बहुत स्ट्रांग हो रही है। फोर्टिफिकेशन, बाउंड्रीज इनको मिल रही है रिवर लाइन की, इस कारण से मगध महाजनपद बहुत अच्छे बन रहे हैं। पांचवा खुद से याद आ जाएगा कि यहाँ के राजा जो हैं बहुत एम्बिशियस हैं। यहाँ के राजा के मन में आप लोग जैसा भावना है कि हमेशा बड़ा बनना है, जैसे बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, ये सब साम्राज्य विस्तारीकरण के बारे में बात किए थे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिलता है जिस कारण से मगध साम्राज्य बहुत बड़ा बन पाया है। तो आते हैं प्राकृतिक सुरक्षा। सबसे पहला रीज़न है नेचुरल सिक्योरिटी, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ थी, नेचुरली सेफ थी। इसके पास महाजनपद, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी देखने को मिलेंगे, हिल्स देखने को मिलेंगे जो इसको खुद ब खुद प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक तरह से फोर्टिफिकेशन, एक तरह से घेराबंदी करके रखे थे मगध का। तो सबसे बड़ा कारण हमको यही देखने को मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि और सिंचाई भी मिल रही है। यहाँ ऐसा ही लैंड है जो बहुत फर्टाइल है। कुछ सोचो, बिहार एक ऐसी भूमि है, झारखंड एक ऐसी भूमि है जहाँ कुछ भी लगा दो हो जाएगा। शुगर कैन लगाओ, एप्पल लगाओ, सेब, अनार, कुछ भी लगा दो ना, हो जाएगा। खेत इतनी उपजाऊ है, इस कारण से एग्रीकल्चर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ के लोग एकदम समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि गंगा और सोन नदी का पानी इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। फर्टाइल लैंड है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है गंगा और सोन नदी का, इस कारण से। और क्या रीज़न है? वन संसाधन, अभी बताए हुए, फॉरेस्ट रिसोर्स, क्योंकि यहाँ पे वन, इस कारण से हाथी, यहाँ पे एलिफेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ज़रूरी कारण है जिस कारण से ये साम्राज्य बहुत ऊपर तक बढ़ पाया है। और योग्य शासक अभी बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राजा हैं वो बहुत ही कैपेबल रूलर्स हैं, चाहे वो बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, अशोक हो, ये सब इस साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाने में काम दिए। सॉरी, उज्जैन है, तो वो सारे कोई क्या किए? साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाने में काम किए। इस कारण से हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत कैपेबल रूलर्स यहाँ पे आए हैं। इंक्रीज इन ट्रेड, यहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा और सोन नदी थी और बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि सबसे चीपेस्ट कम्युनिकेशन कोई है, सबसे सस्ता अगर कोई संचार का माध्यम है तो वाटर है, वो जल है। और यहाँ पे तुमको गंगा और सोन भी देखने को मिल रहा है, इस कारण से व्यापार बहुत ज़्यादा हो रहा था। आयरन माइंस है, पहले ही बता दिए कि यहाँ पर लोहे की खदानें मौजूद हो, इस कारण से यहाँ पे हथियार बहुत ही मजबूत बन रहा था। तो ये सब कारण जिस कारण से मगध साम्राज्य बहुत वर्चस्व बहुत ही ऊपर चला गया था। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद तीसरा है, मिस्टेक है यहाँ पे नंबरिंग। डिस्कस द बायोग्राफी एंड द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां का वर्णन करना है। तो सबसे पहले पॉइंट में चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। कितना अच्छा इंट्रो दे दिए, एक सुंदर सा परोस करके थाली में रख दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो यहाँ के मौर्य वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने नंद वंश को विनाश कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ही स्टैब्लिश मौर्यन डायनेस्टी। किसको खत्म किए हैं? नंद डायनेस्टी को। बहुत अच्छा। फिर देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 तक मगध पर राज्य किए हैं। कहीं कहीं 322 है, कहीं कहीं 321 है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट है ये। तो मगध साम्राज्य जो है वो तुम्हारा 322 से लेकर 298 तक है। अब आते हैं अचीवमेंट जो पूछा गया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है?
सेल्यूकस निकेटर पर विजय। वो विक्ट्री पाए हैं सेल्यूकस निकेटर के ऊपर, सेल्यूकस निकेटर को हराए हैं। सबसे बड़े पहला पॉइंट कि वो जो डिफीट किए हैं ग्रीक रूलर्स सेल्यूकस निकेटर को, यूनानी लेखक को। दूसरा वैवाहिक संबंध हमें देखने को मिलता है, मैट्रियल अलायंस भी कराए हैं, किए हैं। किनके साथ? तो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है जिसका नाम है हेलेना। तो ये भी सोचो कि बाहरी देशों के साथ उनका मैरिज अलायंस था, लोग उनसे खौफ खाते थे, डरते थे, ये भी एक रीजन है। मेगास्थनीज, ये भी एक बड़ा रीजन देखने को मिला है, कोई बाहरी राजदूत इनके दरबार में आकर के रहा है, ठीक है, इनके दरबार के रूप में, एम्बेसडर के रूप में रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ये एक अचीवमेंट तुमको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे क्या क्या है? अखिल भारतीय साम्राज्य, तुमको नजर आएगा कि इस समय में जो इंडिया है वो पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ था, ये पैन इंडिया साम्राज्य है, ये पूरे अखंड भारत में फैला हुआ साम्राज्य देखने को मिलेगा। इतना बड़ा साम्राज्य तो कभी नहीं रहा भारत का, बहुत खूब फैला है ये साम्राज्य इस समय में, एक्सपेंड किया है ये साम्राज्य। जैन धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने जो है प्राण त्यागे हैं, तुमको पता ही है। चलो इसी पे एक सवाल तुम जरूर बता देना कि क्या विधि थी जिस कारण से उन्होंने श्रवणबेला मैसूर में अपना प्राण को त्यागा है, क्या था वो? आखिरकार जैन धर्म का कौन सा व्रत उसे कहते हैं जिसको करते करते चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिया था? आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 268 श्रवणबेला में हुई है, ठीक। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 में श्रवणबेला में डेथ कर जाते हैं मैसूर में। तो ये सारी अचीवमेंट्स, ये सारे बातों को तुमको लिखना है, एक कॉपी खोल करके पूरा आंसर लिख करके, अगर हो सके तो ऑफिस वाले नंबर पे प्लीज़ भेजना। आई वांट टू चेक, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसा लिख रहे हो कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। कहीं पे भी तुमको नंबर मिल जाएगा, तुम नहीं ये किए हुए हो तो, अगर नहीं जान रहे हो तो तुम प्लीज़ उस नंबर को फाइंड करके इसका जरूर आंसर भेजना कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। वाई गुप्ता पीरियड नॉन एज गोल्डन पीरियड, ठीक है, क्यों आखिरकार? तो यही ये क्वेश्चन के साथ, और बाकी जितना भी तुमको हम क्वेश्चन पूछे हैं, अगर तुमसे 4-5 भी बन पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बारी वो लिखो, और एक हार्ट इमोजी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मेहनत जारी है और हमें भी आपकी तरफ से एक मेहनत चाहिए। बिहार बोर्ड सबको को पहुंचना है, यही एक उद्देश्य हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं। इन्हीं सारे अच्छे चीज़ों के साथ हम अलविदा लेते हैं, लेकिन पूरा प्लीज़ शेड्यूल जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, और तैयारी वैसे ही तैयार कर लीजिए कि 7-8 बजे हम लोग डेली मिलने वाले हैं, पूरी आसपास वाला टीम आपसे मिलने वाली है, तो एक गुफ्तगू हमारा जारी रहेगा। तो यही सारी चीज़ों के साथ विदाई, मतलब अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कुछ क्षण में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।